हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, क्लास 12th CBSE बायोलॉजी एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 19th of March. We have a very good sophisticated time to approach each and every valuable question चैप्टर वाइज। सो दैट्स वाई आई एम विद यू। आपके साथ मैं इसीलिए जुड़ा हूं ताकि आपके लिए बायोलॉजी को आसान बनाया जाए और आगे आने वाले 19 मार्च को जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम है उसमें आप अपना बेस्ट दें, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने की पूरी कोशिश करें। और उसके लिए आपकी उलझनों को सुलझाने ही आया है विजय, और इसीलिए हम बजाएंगे बायोलॉजी का डीजे और बायोलॉजी को आपके लिए बहुत ही आसान करने की मेरी कोशिश लगातार चलती रहेगी। मैं आप तक इसी तरीके से अप्रोच करता रहूंगा और मेंटोर जी आपके सभी सब्जेक्ट्स को आपके लिए आसान, इजी, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बनाता रहेगा। अब कल हमने जो लाइव क्लास डिस्कस की थी बच्चों, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर 1 से रिलेटेड डिस्कस किए थे। उसी में आगे बढ़ते हुए देखिए, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड में कई बार आ चुका है और ये आपके सामने है, जो कि डायग्राम बेस्ड कई बार पूछा जा चुका है। तो अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। ये आपको दिए हुए हैं, ये दो डायग्राम आपके लिए बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत ही जरूरी डायग्राम है ये आपके सामने। एक देखिए, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट। शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ बेस्ड और 2 मार्क्स। अब ये किसी ज्यादा चांसेस MCQ बेस्ड के हैं, ज्यादा चांसेस MCQ बेस्ड के हैं। देखिए जी, अब इसके अंदर पहला तो है सिमिलैरिटीज। इनके अंदर, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी यह है कि बोथ हैव मल्टी कार्पिलरी ओवरी, कि दोनों के अंदर ही मल्टी कार्पिलरी ओवरी है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको इसके टेक्स्ट के नीचे दिया हुआ है। अब ऐसी चीजें अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते और यही वैल्यूएबल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनके अंदर, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मल्टी कार्पिलरी ओवरी हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो डिफरेंसेस ये हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रही है दैट इज एपोकार्पस, जहां पर एपो का मतलब है फ्री और कार्पस का मतलब है कार्पल। तो इसके अंदर कार्पल्स जो हैं वो फ्री हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। और यहां पर ये है सिन कार्पस ओवरी। सिन मीन्स यूनाइटेड और कार्पस मीन्स कार्पल्स। तो यहां पर कार्पल्स एक साथ जुड़े हुए हैं। अब आप जानते ही हैं कि ये आपकी पेपेवर प्लांट, तो इस तरीके से इनके ऊपर ये 3 लेवल पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ये दोनों प्लांट के नाम पूछ ले, पहला क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई इसमें से सिनकार्पस कौन सी है या एपोकार्पस कौन सी है, यानी कि डिफरेंस पूछ लिया जाए। और तीसरा पूछ लिया जाए कि इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब इसी डायग्राम के ऊपर हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कहीं और से उतर कर नहीं आएगा कुछ भी।
एनसीईआरटी, टोटल फोकस ऑफ एनसीईआरटी। अभी पिछला जो फिजिक्स का पेपर हुआ उसका हाहाकार खूब मचा। क्यों मचा? क्योंकि बच्चों ने एनसीईआरटी के ऊपर फोकस नहीं किया। मैक्सिमम जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं जो हमारे मेंटोर जी पर हैं वो भी यही कह रहे हैं कि टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन पेपर था, लेकिन बच्चों ने एनसीईआरटी के जो एडिशनल क्वेश्चंस थे या उनकी जो कॉन्सेप्चुअल वैल्यू थी उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया। तो वही गलती आपसे बायो में नहीं हो, इसीलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं और मैं एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन बनाकर आपके सामने इस लाइव क्लास में चैप्टर वाइज आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए दूसरा, ये है एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि बहुत बार आ चुका है डायग्राम बनाने के लिए, बहुत बार, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल, अ टिपिकल अब सिंपल, मोस्ट सिंपल 2018 या उससे पहले प्रायर यहां से चेंजेस होने स्टार्ट हुए थे धीरे धीरे, और कोरोना के बाद पूरी तरीके से एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया। अब यहां पर सिंपल, अब तक क्या था कि जी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल और 1/2 × 6 = 3, 1.5 नंबर ड्राइंग के या 1 नंबर ड्राइंग के और आपका 2 नंबर लेबलिंग के, 4 लेबल्स आपसे करा लिए। इस तरीके के क्वेश्चन ये मोस्ट कॉमन थे अभी तक जो हमसे पूछे गए 2018 या उससे प्रायर। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है जी? अब कहानी में ट्विस्ट ये है जिसका नाम है CBQ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, जैसे कि अभी एक लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन आया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ये सारे के सारे, इनमें से कुछ लेबलिंग्स हटा दिए गए या आपसे ही ड्रॉ करवा लिया गया और आपसे लेबल इस तरीके से कराया गया कि मार्क अपोजिट एंड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। तो आपको मार्क करना है चलाजल पोल। अब आपको उसने दे दिया, पहले आपको चलाजल पोल उसका आंसर लिखना है और फिर उसको मार्क करना है। तो 1/2 + 1/2 आपको इस तरीके से, पहले तो उस टर्म का नेम करा आपने जो आपको दिया गया कि भाई मार्क द पोल और मार्क द एंड अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड। तो आपने पहले तो लिखा चलाजल पोल, 1/2 मार्क उसका मिल गया और फिर आपको डायग्राम में उसको मार्क करने के आधे नंबर मिलेंगे, तो 1 मार्क का हो गया। नेक्स्ट है जी आपका दूसरा क्वेश्चन, आपसे पूछा गया मार्क फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है जी, फीमेल गैमीटोफाइट। तो फीमेल गैमीटोफाइट होता है आपका एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक का आधा मिलेगा और इसको मार्क, डायग्राम बनाकर मार्क करने के लिए आधा मिलेगा। फिर आपको कह दिया कि जी आपका द टिश्यू, द स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट इन दिस ओव्यूल, द स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट इन आपका ओव्यूल, सो दैट इज न्यूसेलस। इसके लिखने के आधा और उसको मार्क करने के आधा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जंक्शन वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड टू स्टॉक, जंक्शन वेयर ओव्यूल अटैच टू स्टॉक, तो दैट इज हिलम। हिलम लिखने का 1/2 और आपका 1/2 इसका आपको डायग्राम में डिस्प्ले करने का, उसको लेबल करने का। और द स्टॉक टू विच ओव्यूल इज अटैच, तो उसको स्टॉक को हम कहते हैं फनिकल, फनिकल को आधा लिखने का और
और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। अब इसमें इसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपसे टर्मिनोलॉजीज भी पूछी गई और साथ के साथ आपसे उनको मार्क भी कराया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में बच्चों बदलाव आ रहा है। अब क्वेश्चन पेपर को इसी तरीके से मजबूत बनाया जा रहा है, उसकी आस्किंग बहुत बेहतर हो गई है। अब इसी तरीके से इसी पर मैं आपसे तीसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो तीसरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है आपका इस डायग्राम के ऊपर। देखिए जी, यहां पर एक डायग्राम में बस एक थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पर आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इस गुड़हल के इस फ्लावर के अंदर यहां पर ये पॉलन ग्रेन्स और होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर व्हाट दिस which device or which strategy or which adaptation is shown by this diagram to inhibit or to avoid self-pollination and to promote क्रॉस-पॉलिनेशन। तो आपने पढ़ा है बच्चों आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, तो ये मैं उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको ये सेम डायग्राम दे दिया और आपसे पूछ लिया कि भाई ये किसका पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया नेम द प्लांट, आधा नंबर का, तो आप लिखेंगे हिबिस्कस यानी कि चाइना रोज गुड़हल। तो ये आधा नंबर आपका इस बात के ऊपर आपको मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा कि नेम द स्ट्रेटजी और एडेप्टेशन टू अवॉइड और टू इनहिबिट सेल्फ पॉलिनेशन और टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर आएगा आपका बीइंग अ बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी पोजीशन ऑफ स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन देखिए आप इसमें कि स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों की पोजीशन इस तरीके की है कि चाहकर भी इसके पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर कभी नहीं गिर पाएंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर बिलो देन स्टिग्मा। समझ में आ रही है बात? तो जिस वजह से देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ क्या है इस एडेप्टेशन का, डिफरेंट पोजीशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा इन ए फ्लावर। अब इसी एक्सप्लेन हाउ इट इज हेल्पफुल टू द प्लांट। समझ में आ रही है बात? अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया किसके ऊपर, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के ऊपर। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसे अपने दिमाग में रखना है एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो अब आप इसी तरीके से ये छोटे छोटे ही पॉइंट्स जो हैं इन्हीं की वैल्यू आपको यू हैव टू टेक आउट दीज वैल्यूज फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने इसी एक पूरे डायग्राम से ABCD डायग्राम से आपको 3 क्वेश्चन दिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, किसी सैंपल पेपर में नहीं मिलेंगे ये आपको, लेकिन यही अप्रोच बोर्ड, तो जैसा बोर्ड सोच रहा है वही मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप इनसे जुड़िए, इनको लिख लिख कर करिए, इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस करिए और बायोलॉजी में निश्चित तौर पर आप बेहतरीन स्कोर करेंगे, ये मेरा मानना है। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो छुपा हुआ क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा सकता है एंड दैट इज, देखिए यहाँ पर आपका जो ओव्यूल है वो ही बेसिकली मेगास्पोरेंजियम होता है। जो ओव्यूल है वो ही मेगास्पोरेंजियम नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता रहा हूं आपको, पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि वो आगे चलकर उसका जनरेटिव सेल डिवाइड करता है
दो मेल न्यूक्लियाई बनाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो अभी हमने डायग्राम देखा ओव्यूल का, तो उस ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है, दैट एम्ब्रियो सैक इज फीमेल गैमीटोफाइट बिकॉज इट बियर्स एग, ठीक है, द फीमेल गैमीट। तो उसी तरीके से ही आपको ध्यान में रखना है, ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजिया, जैसे कि वन थीकस इज वन माइक्रोस्पोरेंजिया, पॉलन ग्रेन को जो डेवलप करते हैं, जिनके अंदर डेवलप होता है। अब यहां पर ये फिर एक बड़ा पोटेंशियल क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी। वो एक हो सकता है जैसे वीट, पैडी और मैंगो, और वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैनी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि हाउ इज द ओवरी ऑफ वीट डिफरेंट फ्रॉम वाटरमेलन। अब उसमें दे दिया इन टर्म्स ऑफ सेपल्स, दूसरा दे दिया इन टर्म्स ऑफ ओव्यूल्स, इन टर्म्स ऑफ प्लेसेंटा, इन टर्म्स ऑफ या आपका ओव्यूल इन वीट, ovule in ovary of wheat and ovule in ovary of watermelon will be 1 2 2 1 1 1 2 2, और इस तरीके से यह आपका एक और एमसीक्यू तैयार हो गया जो आपको एक नंबर का क्वेश्चन बना सकता है, दे सकता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन। इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन डेवलप हो सकता है बच्चों, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। वी हैव टू श्योरली कन्फाइंड विथ इट। अब इसके अंदर देखिए नेक्स्ट, अभी मैंने जो आपको डायग्राम बताया था एनाट्रोपस ओव्यूल का, उससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखने होंगे। देखिए जी, पहला, ओव्यूल जो है इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ ए स्टॉक। तो ये स्टॉक का नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पर यही आपको एक टर्मिनोलॉजी दे दी जा सकती है, उसके बेसिस पर उसका आपको नाम लिखना और फिर डायग्राम में उसको असाइन करना है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आ चुका है, तो इसलिए इसकी पूरी वैल्यू है कि ये दोबारा पूछा जा सकता है। इसी तरीके से द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन दैट इज नेम हिलम, और या इसको ही हम हिलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो ये दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा देखिए, अब ईच ओव्यूल हैज आउटर 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स एनवलप्स। उन प्रोटेक्टिव कवरिंग को अभी आपने देखा था डायग्राम में, जिन्हें हमने नाम दिया था आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स। अब यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, इंटेग्यूमेंट्स सारे न्यूसेलस को पूरी तरीके से ढकते हैं एक्सेप्ट द स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कमिंग एग्जाम के लिए, कि वो हिस्सा ओव्यूल का जहां पर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स या आपका इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते, वहां पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और इसी माइक्रोपाइल के थ्रू फैसिलिटेट होता है ये सीड में एज इट इज माइक्रोपाइल ही रहता है, जिससे आगे ऑक्सीजन और आपका वाटर, आपका मॉइस्चर एंटर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी एंड के जस्ट अपोजिट अभी मैंने आपको बताया था चलाजल एंड होता है, दैट इज द बेजल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, मार्क द बेजल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो बेजल पार्ट इज चलाजल एंड, सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए न्यूसेलस के यहां पर स्ट्रक्चरल फीचर्स आपको दिए हुए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पैराग्राफ बहुत वैल्यू रखता है, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बहुत वैल्यू रखता है ये पार्ट। और इसमें क्या कह रहे हैं, ये एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज ए मास ऑफ सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। तो द मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स। अब आपको ये दे दिया गया, यही अब आप उसको इसकी टर्म लिखनी है या इसका एमसीक्यू दे दिया आपको, 4 ऑप्शन दे दिए, बन गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाना एमसीक्यू बड़ा आसान है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेट करना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन अब 16 यानी कि 20 आपका लगभग मोर देन 20% एक पेपर का आप देखें, भाई 70 नंबर का पेपर है आपका, तो 16 मार्क्स के एमसीक्यू है, तो मोर देन 20% इसकी वैल्यू हो गई। तो आपके लिए एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कांट लीव एनी पोर्शन अनअटेंडेड, उसको नहीं छोड़ सकते आप। तो इसमें देखिए अब इसकी क्या खासियत है, सेल्स ऑफ न्यूसेलस के पास क्या होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस के पास क्या होता है, अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। तो यहां पर एक और कि भाई आपसे इस तरीके से पूछ लिया गया कि मास ऑफ सेल्स एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट हैविंग अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इज, और आपको हिंट दे दिया। जनरली इतने हिंट नहीं दिए जाते, 2 हिंट मिल गए इसमें, ठीक है जी। अब इसी के अंदर अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, द लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन ओव्यूल इज, तो आप क्या कहेंगे, दैट इज लोकेटेड इन न्यूसेलस। एक और क्वेश्चन एमसीक्यू का बन गया आपका, तो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमीटोफाइट इज न्यूसेलस। और ये फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक एक मेगास्पोर से बनता है। एक ओव्यूल में जनरली एक मेगास्पोर से एक ही एम्ब्रियो सैक बनता है। एक ओव्यूल में जनरली एक मेगास्पोर से एक एम्ब्रियो सैक ही बनता है। तो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मिल सकता है और इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई न्यूसेलस के स्ट्रक्चरल फीचर्स और इसका फंक्शन बताइए। 2 नंबर में आपसे पूछ लिया, भाई इसमें और चीजें जोड़ दी आपसे। तो ये किसी भी तरीके से तो आपको अलर्ट रहकर बुक को पढ़ना है, रटना नहीं है, हमें समझना है, हमें उसकी कॉन्सेप्ट वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प करना है। नो नीड टू रेटिफाई, रटोगे एग्जाम में भूल जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बिल्कुल रटना तो बैन है, रटना नहीं है हमें। अब देखिए ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। बच्चों ये इसी साल ही 5 नंबर में आया है, 23 में। इसी साल का मतलब लास्ट ईयर में 23 में ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एज इट इज। पूरा आपको डायग्राम बनाकर इसको एक्सप्लेन करना था। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अब इस बार ये सेम तो नहीं आएगा और ना ही सेम 5 मार्क्स के फॉर्मेट में ही आएगा। हम एक दिमाग बना लेते हैं, भैया ऐसा जरूरी नहीं है, ये 5 मार्क्स में ही आ सकता है लेकिन डिफरेंट तरीके से आ सकता है। अब आपको ये डायग्राम दे दिया और इस डायग्राम के ऊपर आपसे चीजें ये सब हटा दिया, जितना भी है मार्क करा लिया आपसे। अब जैसे कि ये इससे इसमें बदला, तो इसके अंदर यानी कि ये फर्स्ट डायग्राम सेकंड डायग्राम में बदला, तो इसके अंदर क्या चेंजेस आए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इसके अंदर क्या कैसे हुआ ये, व्हाट विल हैपन इन दिस। तो दैट इसमें हुआ आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, एंड दिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज रिडक्शनल। This first meiotic division is reductional and that is the diploid मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के लिए खास बात आपको क्या ध्यान में रखनी पड़ेगी, देखो कि हमेशा सिंगल मेगास्पोर मदर सेल ही माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ, आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये माइक्रोपाइलर एंड जो होगा वहां पर डिफरेंशिएट होगी। सेल बहुत सारी होंगी इस तरफ, लेकिन जो मोस्ट मेटाबॉलिकली एंड डिविजनली एक्टिव होगी उस सेल को नाम दे दिया जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। और इसकी लोकेशन क्या होगी, दैट इज टुवार्ड्स, दैट इज डिफरेंशिएटेड टुवार्ड्स
माइक्रोपाइलर एंड। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, ये चारों तरफ न्यूसेलर सेल्स हैं और ये इस मेगास्पोर मदर सेल है पूरी, ये उसका साइटोप्लाज्म हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है जी। अब इसके अंदर रिडक्शन हुआ, डायड बन गया, यहां ये हो गया हैप्लॉइड, दैट बिकम हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड बनने के बाद बच्चों देखिए यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डायड। इस डायड का मतलब क्या है? डायड का मतलब है टू सेल्स टू न्यूक्लियाई। समझ में आ रही है बात? टू न्यूक्लियाई वन सेल, सेल एक ही है, यानी कि अभी न्यूक्लियस ने तो डिवाइड कर लिया लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ है। तो यहां पर एक और जो छुपा हुआ क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है कि इस फेज में और इस फेज में, ये एक दूसरा फेज हो रहा है आपका, दोनों फेज में क्या डिफरेंस है? इसमें केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर चेंजेस क्या होंगे। यहां पर भैया आपका ये होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन एंड दैट इज इक्वेशनल लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस के जैसा होगा और हमें 4 सेल्स मिलेंगी, 4 मेगास्पोर्स मिलेंगे, दैट इज मेगास्पोर टेट्राड। और यहां की खासियत क्या है कि इसके अंदर कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस बोथ विल टेक प्लेस, बट इन दिस डिवीजन ओनली कैरियोकाइनेसिस। और ये नई बात कुछ नहीं है, दैट इज द फीचर ऑफ मियोसिस। मियोसिस का यही फीचर है, तो वही चीज हुई है कुछ, लेकिन अब उसको यहां इस कंसेप्ट के साथ जोड़कर दैट बिकम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि वो वैल्यू 11th में आपने पढ़ी थी, उसको यहां से रिलेट करके ये इसके अंदर फ्लेवर डेवलप किया जा सकता है और उसी तड़के वाले क्वेश्चन को हम क्या नाम देते हैं? हम उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नाम देते हैं। तो वही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम यहां पर आपको दिया गया। तो ये ध्यान में आपको रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ आपका कैरियोकाइनेसिस और ये हुआ यहां पर है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब दिमाग में रखना है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये तो हमने इसको डायग्राम को एक्सप्लेन कर लिया सब तरीके से। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट जो बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, देखिए जी। नेक्स्ट वैल्यू ये है भैया कि इसमें जो आपको छोटी सी बात और दिमाग में रखनी है वो ये है वो ये है कि देखिए इसके बाद अब आपका ये मेगास्पोर टेट्राड बन गया। अब ये मेगास्पोर टेट्राड बनने के बाद यहां पर फिर चेंजेस होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या चेंजेस होंगे? यहां पर एक टर्म आएगी बहुत इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक में क्या होगा? जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये एक मेगास्पोर होगा दैट विल सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ रेस्ट, यानी कि अदर 3। इसमें से ये 3 जो होंगे दी विल डीजेनरेट। अब क्वेश्चन इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? आपको दे दिया ये आउट ऑफ दीज आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस डायग्राम। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि मेगास्पोर टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड
will be most metabolically and divisionally active, that is more differentiated than other three, and it will develop into functional megaspore, and rest three will degenerate, and this is named as monosporic development. That is most common. ये एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बाइस्पोरिक भी होता है, किसी किसी के अंदर दो, इससे रेयर, और रेयरेस्ट है आपका कि चारों के चारों ही डेवलप हो जाए। अब यहां पर फिर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों हुआ, व्हाई इट इज सो। भाई देखो, पूरी एनर्जी, पूरी ताकत लगानी होती है प्लांट को, इसको सीड के अंदर डेवलप करना है, तो उसके लिए एक सीड पर काम करना ज्यादा बेहतर है या चारों के चारों सीड को, मेगास्पोर्स को सीड बनाना ज्यादा आसान है। जितने ज्यादा मेगास्पोर सीड में बदलेंगे आगे चलकर, उतने ही ज्यादा एनर्जी और वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा प्रोसेस, उसकी टेक केयर, देखभाल, सर्वाइवल, सारी चीजों के लिए डाउटफुल हो जाएगा। तो अगेन ये एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि व्हाई इज इट सो, मोनोस्पोरिक क्यों होता है, ताकि एक का ही ब्रिंगिंग अप, उसका नरिशमेंट, उसका सर्वाइवल, उसके लिए एनर्जी कंटेंट, सब चीजें एक साथ डेवलप की जा सके। ये सेम उसी तरीके से जैसे सरकार कहती है छोटा परिवार सुखी परिवार, यानी कि आपके किसी भी कपल के दो बच्चे होंगे तो उनका पालन पोषण करना, उनको एजुकेशन देना, उनके लिए सर्वाइवल के लिए एडेप्टेशन बनाना, सब कुछ आसान हो जाता है। तो उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी वही चीज कॉमन है। यहां पर भी वो अपने चारों बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, वो चारों बच्चों को बड़ा नहीं कर रहे हैं, वो उनमें जो बेस्ट है उसको बड़ा कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर थ्री। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आप इसको दिखाएंगे इस तरीके से कि आपने ये एक फंक्शनल मेगास्पोर दिखा दिया, दैट इज फंक्शनल मेगास्पोर। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के बाद फिर अभी तक आपसे सब कुछ पूछा था, ये अब एक बार में दे दिया कि जी भाई टिपिकल आपका एम्ब्रियो सैक बनने के लिए जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करिए। तो 10 पॉइंट कोई भी बच्चा रट्टा मार के लिख सकता है। दैट इज नॉट अ बिग गेम। बिग गेम ये है जो मैं अब आपको तोड़ तोड़ के बीच में क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जिन्हें कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और अब इसी चीज का जमाना है तो हमें उतनी ही तह में जाना भी पड़ेगा। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देयर इज 3 सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहां पर क्या हुए हैं, 3 सीक्वेंशियल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स, 3 sequential free nuclear divisions. That is most important point of this part. अब यहां पर फंक्शनल मेगास्पोर 3 सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब दीज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स आर माइटोटिक। कैसे डिवीजन है ये, दैट इज टोटली माइटोटिक। अब ये आपका हेप्लॉइड स्पोर है, दैट इज एन। तो यहां पर अब मियोसिस तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो डिप्लॉइड में मियोसिस हो सकता है, हेप्लॉइड में मियोसिस के कोई चांस नहीं है। तो यहां पर ये हेप्लॉइड है और इस हेप्लॉइड के अंदर क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन हुआ। ये पहला मियोटिक डिवीजन, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन और ये थर्ड मियोटिक डिवीजन। अब आप इसके बेसिस पर देख रहे हैं यहां क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका 2 न्यूक्लियस, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए। अब फ्री न्यूक्लियर यही है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है लगातार, लेकिन साइल वॉल फॉर्मेशन एकदम नहीं होता है। दैट इज नॉट टेक प्लेस इमीडिएटली, दैट विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। सो दैट्स व्हाई फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म और सेल वॉल तुरंत डेवलप नहीं होती, इट विल टेक प्लेस आफ्टर सम टाइम। तो अब आप देख रहे हैं फिर इससे 1 से 2, अब ये टोटल यहां पर तो बनी 2 न्यूक्लियाई,
यहाँ पर बन गए 2 न्यूक्लियाई, इसमें बन गए आपके 4 न्यूक्लियाई, और इसमें बन गए आपके 8 न्यूक्लियाई। और यहाँ पर फिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का खजाना है ये पूरा हिस्सा, जिसके अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल डिवीजन वी हैव इन दिस रेफरेंस, जस्टिफाई, और क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं उसमें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पोर्शन में, अब जो आपको एक पूरा क्वेश्चन दिया गया था इस बार उसको पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है, और कैसे पूछा जा सकता है वही चीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन अब बच्चों के दिमाग में यही चीजें खेल रहा है आजकल बोर्ड। बच्चे ये सोचकर इस बार नहीं करेंगे कि भाई ये तो इसी 2023 में ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आया है, अब ये नहीं आने का है भैया, ये किसी भी तरीके, अब ये हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में आ जाए, तो आप यू कांट से लाइक दैट। तो इसलिए हमें हर पोर्शन को बड़े, पहले हुआ करता था या 2018 से पहले जनरली ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट जो आ गया वो नेक्स्ट रिपीट नहीं कर, अब भी हो रहा है, लेकिन वो अब उस कैटेगरी में रिपीट नहीं हो रहा है, उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन होगा यहां के लिए। अब ये जो 8 न्यूक्लियस वाला ये आपका जो स्ट्रक्चर बन रही है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है ये, अब इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए जी, पहले एक अपर 4 न्यूक्लियाई में से और लोअर 4 न्यूक्लियाई में से 2 ये न्यूक्लियाई बीच में आकर सेंट्रल सेल बना देंगे, जिन्हें हम कहते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आपको ये डायग्राम ही दे दिया कि हाउ दिस डायग्राम कन्वर्ट्स इनटू दिस, जस्टिफाई और एक्सप्लोर और एक्सप्लेन, अच्छे अच्छे घूम जाएंगे, क्योंकि ये आपको बताना है, अब इसका ऑर्गेनाइजेशन करना है। बुक के अंदर सारी चीज नहीं होती, इसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट, इसे ही कहते हैं उसका एसेंस। अब जिस भी बच्चे ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा वो डेफिनेटली इस काम को कर पाएगा। अब जिसने नहीं पढ़ा है उसको हम पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, ध्यान से देखिए। अब देखिए जी, अब इसमें से 2 ऊपर के अपर वाले 2 बदल जाएंगे आपके सिनर्जिट सेल्स में, 2 सिनर्जिट सेल्स में, और जो एक बचा है ये बदल जाएगा एग सेल में। यही ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाना है। अब मैं इनके तार तार खोल रहा हूं जो आपको क्वेश्चन की फॉर्म में मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अब जो नीचे के 3 बचे हुए हैं, दीज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एंटीपोडल सेल्स। अब जो आपका चलाजल एंड होगा ये बेजल पार्ट होगा, बेजल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, इसको अच्छे तरीके से आप ध्यान रखें। ये बेजल पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक होगा, यानी कि बेस ये होगा और ये अपर एंड बनाएगा, ये अपर पार्ट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको दे दिया और इसमें पूछ लिया मार्क द बेजल पार्ट और अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो आपका बेजल पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, चलाजल एंड। इस तरीके से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अब लास्ट में आ गया कि जो ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक है ये आपका 7 सेल्ड है और 8 न्यूक्लिएटेड है। 7 सेल्ड 1 न्यूक्लिएटेड, क्योंकि भैया 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलाकर एक सेंट्रल सेल बना रहे हैं, इसलिए एक सेल का डिफरेंस यहां पर आ जाता है। तो अब ये आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको टेबल दे दी जाए और उस टेबल के बेसिस पर आपसे ये काम करा लिया जाए कि ये तो आप समझ गए होंगे सब। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि हमें ये इस तरीके से एक टेबल दे दी। अब इस टेबल में हमें 3 कॉलम दे दिए। अब यहाँ पर हो गया टाइप, सेल और न्यूक्लियस। अब आप टाइप में देखेंगे तो पहला टाइप है आपका, इसमें पहला टाइप है आपका, जैसे हमने लिया जी सेंट्रल सेल,
तो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक सेल। उसके बाद आपसे दे दिया गया जी, दूसरा दे दिया गया एंटीपोडल। तो एंटीपोडल 3 ही सेल हैं, 3 ही न्यूक्लियाई हैं। तीसरा आपसे पूछ लिया गया जी आपका सिनर्जिड। तो सिनर्जिड की 2 सेल हैं, 2 ही न्यूक्लियाई हैं। फिर आपसे पूछ लिया गया जी एग सेल। एग जो है वो एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियाई है। अब यहाँ आप टोटल करेंगे इसका, तो टोटल में 3 1 4 और 2 6 और 1 7 7 सेल हो गई। 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 न्यूक्लियाई हो गए। तो इस तरीके से, और इनकी प्लॉइडी, ये एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके साथ वर्ड प्ले बोर्ड खेल सकता है। प्लॉइडी, प्लॉइडी का मतलब होता है ईदर सेल या तो डिप्लॉइड होगी 2n या होगी आपकी हैप्लॉइड, तो उसको हम नाम देते हैं प्लॉइडी, दैट इज नेम्ड एज प्लॉइडी। तो इन सब की प्लॉइडी जो होगी दैट इज हैप्लॉइड। ये सभी हैप्लॉइड हैं सिवाय सेंट्रल सेल के, क्योंकि सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो n+n दैट इज डिप्लॉइड। केवल सेंट्रल सेल जो है वो डिप्लॉइड होती है, बाकी जितने भी इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में स्ट्रक्चर्स हैं ऑल आर हैप्लॉइड। तो इस पर भी आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, जिसको हम सेल्यूलर थिकनिंग्स भी कहते हैं, सेल्यूलर थिकनिंग्स, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्यूलर थिकनिंग जिसे हम कहते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, और क्योंकि ये गाइड करता है आपका पोलन ट्यूब के अंदर पोलर आपका मेल न्यूक्लियाई को, कि वो मेल न्यूक्लियाई आपको उनको गाइड करता है टुवर्ड्स पोलन ट्यूब को एग की तरफ, और इन्हीं के सिनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में ही उनको ड्रॉप करा देता है। ये ड्रॉप हो जाते हैं और वहाँ से एक तो पहुँचता है पोलर सेल की तरफ और एक पहुँचता है एग की तरफ, जिस तरीके से आगे चलकर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, डेवलप होता है। तो अब आपने देखा कि इसको हम एक डिफरेंट एंगल से कैसे ले सकते हैं। अब इन्हीं को ही हम नाम देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिनके ऊपर बड़े इफेक्टिवली हमें वर्क करना है। रटेंगे तो हम ये डीप नॉलेज कैसे लेंगे? तो हमें रटना नहीं है भैया, हमें उसके दरवाजे खोलने हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तभी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो चांस, कोई चांस नहीं है फिर कि आप बढ़िया मार्क्स लेकर आ सको। तो इसलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी चीज़ें इस पूरे के पूरे हिस्से में दी हुई हैं। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है, और वो है एग एपरेटस। जो आपका ये सिनर्जिड सेल्स और एग हैं, इन दोनों को मिलाकर हम नाम देते हैं एग एपरेटस। तो ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। एक फिलीफॉर्म एपरेटस पर हो गया, एक सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई पर हो गया। तो ये कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो इस एम्ब्रियो सैक के बेसिस पर आपसे रेज किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये सारा कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो है भैया पॉलिनेशन। अब यहाँ पर इस पर ऑलरेडी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपसे एक बार और इसके ऊपर बात करते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपको ये एक प्लांट है वीट का, वीट प्लांट ए, और ऐसे ही हमने एक और ये प्लांट ले लिया वीट प्लांट बी। 2 प्लांट ले लिए, एक वीट प्लांट ए कह दिया, एक को हमने वीट प्लांट बी कह दिया। अब इसके अंदर सारे के सारे इनके ये हमने बना लिया इनका कार्पल,
फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं जी यहां पर एंथर। अब देखिए जी, आपके पास जो 3 तरीके के पॉलिनेशन हैं वो क्या हैं, अब उनकी वैल्यू को हम समझते हैं, व्हाट इज एग्जैक्टली दे आर। ठीक है जी। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि वीट प्लांट के एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर गिर गए। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। या कंडीशन ये हो सकती है कि ये उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर गए। और या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये दूसरे प्लांट की आपका स्टिग्मा पर गिर गए। तो इसमें हम 1 को कहेंगे ऑटोगैमी, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरे को कहेंगे हम गिटोनोगैमी, दैट मीन्स आपका स्पेशल केस ऑफ ऑटोगैमी। और तीसरा हो गया आपका जीनोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये डायग्राम इसलिए बनाकर समझाया मैंने आपको क्योंकि डायग्राम बुक में नहीं है, और इस तरीके से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एंड दैट बिकम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कोई हवा नहीं है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नए जमाने का क्वेश्चन है, पूछने का उसका स्टाइल अलग है। जैसे हमारी हर चीज हमारे आसपास की स्मार्ट हो रही हैं, ट्रेनें स्मार्ट हो रही हैं जिन्हें हम मेट्रो कह रहे हैं, लैपटॉप स्मार्ट हो रहे हैं, मोबाइल स्मार्ट हो रहे हैं, स्मार्टफोन्स। तो भैया जब हम चारों तरफ स्मार्ट जीवन जी रहे हैं तो क्या हमारी एजुकेशन स्मार्ट नहीं होनी चाहिए? तो वही स्मार्ट एजुकेशन को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का नाम देते हैं। तो उससे घबराना नहीं है, उसके ऊपर वर्कआउट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पॉलिनेशन। अब बात आती है व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिनेशन। अगेन कि भाई पॉलिनेशन चाहिए ही क्यों, क्या जरूरत है इसकी? अगेन दूसरा CBQ क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए भैया, अगर हम एंजियोस्पर्म्स में कहें, एंजियोस्पर्म्स में, तो एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट आपका हुआ है 2 न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई, और फीमेल गैमीट हुआ एग। ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, दोनों ही चल फिर नहीं सकते। अब जब ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं तो भैया जब तक ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन विल वर्क, कैसे होगा वो? तो इसलिए इनको एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए ये फिजिकली मीट करें, ये एक दूसरे को अप्रोच करें। दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में आपने पढ़ा, पॉलिनेशन 2 तरीके का है, एक आपका है आपका सेल्फ पॉलिनेशन और एक पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन है और जो दूसरा स्पेशल केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन है, दोनों में हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये 2 तरीके के हैं, एक तो है एबायोटिक और दूसरे हैं बायोटिक। बायोटिक में हो गए मेजरली इंसेक्ट, सभी तरीके के और एनिमल्स भी होते हैं यानी कि लिविंग, और एबायोटिक में होते हैं आपका वाटर और विंड। तो यहाँ पर ये भी आपको बात एक अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब फिर हम पॉलिनेशन को फिर अलग ट्विस्ट से देखते हैं,
अलग वैल्यू बताकर चलता हूं आपको, जो आपको मजा आएगा कि इस बात को कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को सीख रहे हैं। नहीं मिलेगी किसी के पास, लिख कर दे रहा हूं, गारंटी से दे रहा हूं, हम आपको कुछ हटके दे रहे हैं। इसीलिए मेंटोरजी खास है, इसीलिए मेंटोरजी अलग है, और इसीलिए वीजे बायोलॉजी का डीजे आपके साथ बजा रहा है, आपको आसान बना रहा है, आपको उस बेसिक की तरफ ले जा रहा है जो एक्चुअली आपको चाहिए, व्हाट यू नीडेड। मैं इधर उधर की बात ना करके मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं सीधा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर 2 नेसेसरी कंडीशंस रिगार्डिंग ऑटोगैमी, कि भाई ऑटोगैमी का आपसे पूछ लिया गया कि भाई 2 कंडीशन बताइए जो कंप्लीट ऑटोगैमी को प्रिफर करती है। देखिए यहां वर्ड आ रहा है कंप्लीट ऑटोगैमी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट ऑटोगैमी। तो इसकी हमें 2 कंडीशंस के ऊपर बात करनी है। अब 2 कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है जी, कंप्लीट ऑटोगैमी ओनली अकर्स व्हेन देयर इज सिंक्रोनी। अब सिंक्रोनी 2 चीजों में है, पहला मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड पॉलन एट सेम टाइम, जिसे हम कहते हैं होमोगैमी, कि दोनों की मैच्योरिटी सेम टाइम पर होनी चाहिए। जिस टाइम पर स्टिग्मा मैच्योर हो रही है उसी टाइम पर आपका पॉलन भी मैच्योर होना चाहिए। जब दोनों की सिंक्रोनी होगी तो पहला सिंक्रोनी का मीनिंग, और दूसरा सिंक्रोनी का मीनिंग है कि रिलीज ऑफ पॉलन एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एट सेम टाइम। भाई मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी पर ऐसा नहीं हो, मैच्योरिटी तो चलो दोनों की एक साथ हो गई, पता लगा आपका स्टेमन से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो थोड़े से अर्ली हो गए और अभी स्टिग्मा रिसेप्टिव हुई नहीं। तो ऑलमोस्ट दोनों पॉइंट एक जैसे से हैं लेकिन माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो एक तो शर्त ये हो गई आपकी सिंक्रोनी के बेसिस पर, और दूसरी शर्त होगी भैया ये कि स्टिग्मा एंड एंथर शुड लाई विल क्लोज कांटेक्ट। अब कहने का मतलब ये है, देखिए ये एक फ्लावर है, इस कैटेगरी में पहुंचे, अब उन्होंने बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी एक दूसरे अब आउटवर्डली डायरेक्टेड हो गए। एक्सट्रोस का मतलब आउटवर्ड डायरेक्टेड, कौन? एंथर्स यानी कि स्टेमन्स आउटवर्डली डायरेक्ट हो गए। जो पहले इनवर्डली डायरेक्टेड थे वो आउटवर्डली डायरेक्ट हो गए। अब आउटवर्ड डायरेक्टेड होने से इनके अंदर आपका सेल्फ पॉलिनेशन के चांस खत्म, और क्या होगा इनके अंदर? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब पॉलिनेशन को किससे जोड़ दिया गया? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस के साथ, और ये आपका फिर बन सकता है यहां पर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आजकल ये आ रहा है, आजकल ये कंडीशन पूछ ली आपसे कंप्लीट ऑटोगैमी की, या आपसे ये 2 डायग्राम पूछ दे दिए कि भाई वाई दिस स्ट्रैटेजी इज अडॉप्ट बाय द प्लांट्स, or what is the name of this strategy? So that is the adaptation or device or strategy that develop potential in the plant for its survival। वेरिएशन बढ़ेगा और जिसकी वजह से उसका सर्वाइवल बढ़ेगा, जिसको हम आउटब्रीडिंग डिवाइस कहते हैं, जो इनहिबिट कर रही है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को और डेवलप कर रही है और आपका एनहांस कर रही है आपका क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस को और इनहिबिट कर रही है सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस को। नेक्स्ट देखिए जी, अब अगला क्या आता है जी आपका, ये फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि अलग ढंग से आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको किस तरीके से पूछा जाएगा देखिए, उसको भी लेकर मैं आपके साथ चलता हूँ, कोशिश करते हैं इसको
और एक्सप्लेन करने की, इसको डेवलप करने की। देखिए जी, अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप देखेंगे एक प्लांट दिया हुआ है आपको, ये सी डायग्राम, इसको मैंने अभी आपको दिखाया है। ये सी डायग्राम दो तरीके के फ्लावर्स रख रहा है। जो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है, सी डायग्राम, दैट कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वन इज चेस्मोगैमस एंड अदर इज क्लिस्टोगैमस। और इसके तीन एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, वायला कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस कॉमेलाइना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कमिंग एग्जाम के लिए। जो जनरल क्वेश्चन आ रहे हैं मैं उन पर बात नहीं कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो नहीं है कहीं भी। सैंपल पेपर उठाकर देख लेना, इस तरीके की कोई बात नहीं होगी। और इसी तरीके के क्वेश्चन अब बोर्ड में आ रहे हैं और वो एनसीईआरटी से ही डेराइव करके आ रहे हैं, और फिर आपको फिजिक्स की तरह अफसोस ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस डायरेक्शन में वर्क करें, मेहनत करें, ऑटोमेटिकली यू विल गेन द मार्क्स। अब इन सभी के अंदर दो तरीके के फ्लावर हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर हैं ओपन फ्लावर्स, ठीक है, दीज आर ओपन फ्लावर्स। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं क्लोज्ड फ्लावर्स, ये पूरे तमाम जिंदगी अपने बंद रहते हैं। ओपन फ्लावर आपका, अब इसमें दोनों चांस हैं, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन जो आपका क्लोज्ड फ्लावर है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, दैट इज इनवेरिएबली ऑटोगैमस। यानी इनवेरिएबली ऑटोगैमस का मतलब क्या है? ऑटोगैमस यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। आप बंद हैं तो इसके पॉलन ग्रेन्स इसी की स्टिग्मा पर गिरेंगे और कोई उसके पास चारा ही नहीं है, नो अदर कॉन्सेप्ट। और साथ के साथ ये और क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसके अंदर नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की भी इन्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी अंदर एंटर हो ही नहीं सकता। भाई क्लोज फ्लावर है तो 100% जो है अपने ही इसके पॉलन ग्रेन्स उसकी ही स्टिग्मा पर गिरेंगे। और साथ की साथ देयर इज एश्योर सीड सेट, 100% सीड बनना ही बनना है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? दैट इज 4 से 6 जनरेशन के बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। 4 से 6 जनरेशन के बाद इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैंने नई बात नहीं बताई है कुछ भी, आई एम नॉट सेइंग द न्यू थिंग, दैट इज ऑल गिवन इन योर एनसीईआरटी। देखिए अब उसी के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए दिस इज गिवन, अब ये आपको दिया हुआ है, ये रहा। अब जिसके ऊपर बेहतरीन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपका, द एंथर्स लाई क्लोज कॉन्टेक्ट टू। अब एक कंडीशन तो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई, अब दोनों की दूसरी कंडीशन भी मैच्योरिटी भी होगी। अब यानी कि व्हेन एंथर्स डीज इन द फ्लावर बड्स pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination। अब ये दिस इज द मैजिकल लाइन, दिस इज द मैजिकल लाइन के क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। इनवेरिएबली ऑटोगैमस का मतलब कि इनके अंदर ऑटोगैमी के अलावा कोई और दूसरा काम हो ही नहीं सकता, स्ट्रिक्टली ऑटोगैमस है ये। और इसमें क्या ध्यान में रखना है हमें कि there is no chance of cross pollen landing on the stigma, that is the source of cross CBQ, invariable autogamy is the source of CBQ। and next is that is the क्लिस्टोगैमस flowers produce assured seed set in absence of pollinators, सोर्स ऑफ CBQ, क्योंकि एडवांटेज हो गई है। और डिसएडवांटेज क्या हो गया? वेरिएशंस नहीं होंगे। डिसएडवांटेज क्या हो गया? वेरिएशंस नहीं होंगे। तो यही बच्चों हमें सीखना है, यही हमें समझना है, इसी के ऊपर हमें पॉइंट आउट करना है। तो अब यही मेरा काम है। 19 तारीख तक, 18 तारीख तक मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़कर आपको चैप्टर खोद कर दूंगा।
आपको वो पॉइंट्स दूंगा जो आपने अपने टीचर के मुंह से क्लास में सुने ही नहीं होंगे। दावे के साथ ऐसी चीजें दूंगा जो वास्तव में आपको एग्जाम में दिखाई देंगी। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। अब ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं इस बात को कि मैं जो दे रहा हूं वो आएगा। तो उसी चीज पर आपको फोकस भी करना है। जितनी मैचिंग आप मेरी बातों से कर कर लिमिटेड इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड, मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके हाथ में गेम होगा, उतना ही आप अपने अच्छे स्कोर की तरफ, और अच्छा स्कोर आज की दुनिया में एक ही है, 70 आउट ऑफ 70। और ये और समझ लीजिए बच्चों, कभी भी नंबर के पीछे नहीं भागना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागिए, नंबर आपके पीछे भागेंगे। जब आप अच्छा लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को नंबर देने पड़ेंगे। तो फोकस ऑन दीज। इसी तरीके से मैं फिर आपके साथ कल इसी टाइम पर 7, सवा 7 के आसपास जुड़ूंगा, फिर आपके लिए नए क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, फिर आपके लिए चैप्टर्स को आज के एंगल के हिसाब से, आज के कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिनेरियो के हिसाब से आसान बनाऊंगा, और आपकी आगे आने वाले बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर की पिक्चर सुपर हिट करूंगा। और उसी तरीके से हम बजाएंगे बायोलॉजी का डीजे और विद वीजे। तो तैयार रहिएगा कल अगली लाइव क्लास के लिए, और फिर इसके और इम्पॉर्टेंट